Now, friends, I am going to give you a very interesting story. When I was the President of India, I met a group of tribal students from Lead India 2020 movement on 28th August 2006. They are from the northeastern state they have come. I asked all of them one question, what do you want to be? Out of many responses, one visually challenged boy studying 9th class got up. His name is Srikant. He answered me, I am Srikant. I will become visually challenged first president of India. मैंने आज श्रीकांत देखी। ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए और क्या बायोपिक सिनेमा को सैचुरेट कर रहे हैं, इन पर मैं आज बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूंगा क्योंकि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप तक बेहतरीन कंटेंट लाता रहूं और आप सपोर्ट करते रहें। बायोपिक्स, जिसका फुल फॉर्म है बायोग्राफिकल पिक्चर, मतलब एक असली इंसान जो हिस्टोरिकल या कंटेम्प्रेरी समय से है उस पर दर्शाई गई फिल्म। ये बहुत ही ट्रिकी जॉनरा है फिल्म मेकिंग का। ट्रिकी इसलिए क्योंकि अगर सब्जेक्ट के फैक्ट्स जैसे हैं वैसे दिखाया जाए तो ये डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, और अगर इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की जाए तो सब्जेक्ट की स्टोरी की ऑथेंटिसिटी मिट जाती है। तो क्या होती है एक अच्छी बायोपिक? आपने शायद कुछ सालों से बायोपिक्स का ट्रेंड बढ़ता देखा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब उन्हें बायोपिक्स देखना नहीं पसंद, वो इस बढ़ते ट्रेंड से ऊब चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? क्या ओरिजिनल फिक्शनल स्टोरीज एग्जॉस्ट हो चुके हैं? आज बायोपिक्स के जॉनरा को समझते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब करें। बायोपिक्स बनाने का ट्रेंड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हॉलीवुड में भी पिछले थोड़े सालों में दिखाई दे रही है। इनफैक्ट ये ट्रेंड हॉलीवुड में कई ज़्यादा है। हॉलीवुड में सिर्फ 2023 में 17 बायोपिक्स बनाए गए थे, जिनमें से एक थी 2023 की दुनिया की सबसे बड़ी हिट फिल्म्स में से एक, ओपेनहाइमर। और 2023 में इंडिया में कुछ 13 या 14 बायोपिक्स बनाए गए थे। इस साल भी कई बायोपिक्स रिलीज होने वाले हैं। इनके पॉपुलैरिटी के पीछे का कारण क्या है? ये चलती क्यों हैं? इंडिया में बायोपिक्स कोई नई बात नहीं है। दरअसल इंडिया की सबसे पहली फिल्म जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहेब फाल्के जी ने बनाई थी सन 1913 में, कुछ 111 साल पहले, इसकी स्टोरी राजा हरिश्चंद्र, जो अयोध्या के राजा थे जिनका जिक्र महाभारत में किया गया है, उन पर बेस्ड है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन सिनेमा की शुरुआत एक बायोपिक से ही हुई थी। हॉलीवुड में भी बायोपिक्स 18th सेंचुरी से बनती आ रही हैं। दुनिया की सबसे पुरानी बायोपिक 18 सेकंड की थॉमस एडिसन्स एग्जीक्यूशन ऑफ मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स है, जो 1895 में बनी। लेकिन क्योंकि ये फीचर फिल्म नहीं थी, इसे बायोपिक की कैटेगरी में पूरी तरह से इंक्लूड नहीं किया जाता। कई जगहों पर द स्टोरी ऑफ द कैली गैंग दुनिया की पहली फीचर लेंथ बायोपिक बताई जाती है, तो कहीं पर द पैशन ऑफ जोन ऑफ आर्क को पहली बायोपिक माना जाता है। तो इतने सालों बाद भी आज तक बायोपिक्स फिल्म मेकर्स का फेवरेट जॉनरा क्यों है? बायोपिक्स ही नहीं, क्वासाई बायोपिक्स मतलब हिस्टोरिकल फिक्शन मूवीज की पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा होती है। क्वासाई बायोपिक का मतलब होता है एक ऐसी फिल्म जिसमें एक रियल लाइफ सब्जेक्ट होता है लेकिन उसकी लाइफ स्टोरी को चेंज किया जाता है। मतलब प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर के अलावा कुछ ही एलिमेंट्स को रखकर बाकी सारी चीज़ें फिक्शनल मतलब काल्पनिक होती हैं। बाकी देशों के मुकाबले इंडिया में ऐसी फिल्में बनाने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। पॉलिटिकली करेक्ट होना और फ्रिंज एलिमेंट्स के इमोशंस को हर्ट किए बिना ये फिल्में बनानी पड़ती हैं। मैं समझता हूँ कि फिल्म मेकर्स को रिस्पॉन्सिबल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका जाना ये सही बात नहीं है। क्वासाई बायोपिक्स की बात ना करें तो मैं समझता हूँ बायोपिक्स को जनरली 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है संग हीरोज़ या विलन्स की। इस कैटेगरी में उन चंद लोगों की कहानी बताई जाती है जिनको लेकर सोसाइटी या कल्चर में प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट होती है। ये अक्सर हाउस होल्ड नेम्स होते हैं जिनको हर कोई पहचानता है, और अक्सर इनकी बिल्ट इन फैन बेस भी होती है। ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो होते ही हैं, लेकिन इनकी लाइफ चॉइसेस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से कम नहीं होती। और क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हाउस होल्ड नेम होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस सेफ बेट लगा सकते हैं इनकी स्टोरीज पर, क्योंकि लोग उनके हीरोज़ की स्टोरी स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं। एनालॉजी के तौर पे आप इसे किसी कॉमिक या किसी फिल्म फ्रेंचाइज की तरह सोच सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों की ऑलरेडी एक फ़ैन फॉलोइंग है तो इन पर पैसे लगाना सेफ होता है। इसलिए बिजनेस स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो कोई क्यों ना किसी वेल नोन इंसान पर फिल्म बनाए, चांसेस हाई होते हैं इन फिल्मों के चलने की। इस कैटेगरी के फिल्मों की एंटरटेनमेंट वैल्यू तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है कि इन फिल्मों के सब्जेक्ट्स इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं।
और कई बार ये लोग इन फिल्म्स के को प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। इसका मतलब ये कि वो इन फिल्म्स में अपनी स्टोरी को खुद के तरीके से बताते हैं। कई बार ऐसी फिल्मों में सब्जेक्ट्स के लाइफ स्टोरी की वाइट वॉशिंग की जाती है, मतलब कैरेक्टर री इनकारनेशन की जाती है। उन सारे अनप्लेजेंट फैक्ट्स और सच्चाई को ना ही सिर्फ छुपाया जाता है, बल्कि बहुत सारे झूठे किस्से बताकर भी इनके सब्जेक्ट्स के बुरे चरित्र का रिडेम्पशन किया जाता है। स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी झूठ बोला जाता है, जिसके कारण हमें एक ऑथेंटिक स्टोरी नहीं मिल पाती। वॉट्स एंड ऑल, ये इंग्लिश में एक इडियम है जिसका मतलब होता है डिस्क्राइबिंग और इंक्लूडिंग ऑल द बैड क्वालिटीज इन अ पर्सन्स कैरेक्टर विद नो अटेम्प्ट टू हाइड देम। मुझे अक्सर ऐसी बायोपिक्स पसंद आती हैं जिनमें सब्जेक्ट के कैरेक्टर की अच्छी क्वालिटीज़ के साथ साथ उनकी सारी बुरी क्वालिटीज़ को भी बिना शुगर कोट किए दिखाया जाता है, और ऐसी बायोपिक्स को मैं दूसरे कैटेगरी में डालता हूँ। इन बायोपिक्स में उन अनसंग हीरोज़ की कहानी दिखाई जाती है जो मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरी है दिखाना, क्योंकि ना सिर्फ ये एजुकेशनल होती हैं लेकिन फैसिनेटिंग भी। ये सब्जेक्ट्स भले ही वेल नोन ना रहे हो, लेकिन इनका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इनका जज्बा रेवोल्यूशनरी होता है, इसलिए इनकी स्टोरी भी इंस्पिरेशनल बन जाती है। और पिछले हफ्ते एक और ऐसी फिल्म आई, श्रीकांत। ये फिल्म है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बारे में जिनका नाम है श्रीकांत बोला। ये एक ब्लाइंड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म देखकर मैं दंग रह गया, और मैं समझता हूँ इन कारणों की वजह से आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार राव की एक्टिंग पर। मैंने कई सारी फिल्में देखी हैं जिनमें प्रोटैगनिस्ट ब्लाइंड यानी अंधा होता है। अक्सर ब्लाइंड इंसान की एक्टिंग करने के लिए एक्टर्स एक पॉइंट पर फोकस करते हैं और कुछ सेकंड्स में इस फोकस पॉइंट से हटकर आंखों को दूसरे फोकस पॉइंट पर ले जाते हैं। राजकुमार राव ने बेहतरीन तरीके से एक अंधे आदमी की पोर्ट्रेयल की है, जिसमें वो आंखों के साथ साथ अपने आईब्राउज का भी इस्तेमाल करते हैं। क्लीशे सोचे तो पहले तो हम ऐसी वाली एक्टिंग करते थे, राइट? ऐसी वाली एक्टिंग भी देखी है हमने फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में कि ऐसे ऐसे करते हैं लोग, कोई नहीं करता ऐसा। और उसके बाद जो फर्स्ट थॉट आता है ऑब्वियस वही है कि आप शून्य में देख के और एक हल्का सा बस ऐसे ही रहते हैं, आप बिना पलक झपकाए थोड़ा सा डेड कर लेते हैं अपनी आंखों को। बट मैंने जब वक्त बिताया रियल विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के साथ, तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली 20 में से एक ही जना ऐसा है जो ऐसे बिहेव करता है, बाकी 19 आर देयर वाज कांस्टेंट मूवमेंट। उनकी आंखों में कांस्टेंट मूवमेंट था, फेशियल मसल में मूवमेंट था। देन मैं डॉक्टर से मिला, मैंने बोला ऐसा क्यों होता है? उन्होंने कहा बिकॉज वो अपने आप को देख नहीं पाते हैं, दिस इज़ हाउ दे फील देयर फेस। उनको लगता है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तो ये फील जो होता है ना कि मैं अपना फेस फील कर रहा हूँ, वो इससे होता है। व्हेन यू रेज योर आईब्रोज और देयर इज अ कांस्टेंट मूवमेंट इन योर आईबॉल्स। उनकी ये ऑब्जर्वेशन और ट्रेनिंग फिल्म में बेहतरीन तरीके से दिखाई पड़ती है। इस फिल्म में एक कोर्ट रूम सीन है जिसमें वो बेहद कन्विंसिंग लगते हैं। इसके अलावा फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। इसमें एक डायलॉग की राइटिंग मुझे बहुत स्मार्ट लगी। श्रीकांत बोलता है, सपने प्रैक्टिकली नहीं देखे जाते और प्रैक्टिकली तो मैं सिर्फ सपने ही देख सकता हूँ। ये डायलॉग की प्लेसमेंट सही जगह पे होने के कारण इसका इम्पैक्ट भी बेहतर बन जाता है। फिल्म में म्यूजिक की बात करें तो मुझे लगा कि पापा कहते हैं ये गाना ओवर यूज किया गया है, लेकिन फिर भी ये क्रिंज नहीं लगती। इस फिल्म में एक अंधे आदमी के चैलेंजेस को ओवरली नहीं दिखाया गया है। यह फिल्म एक अंधे आदमी के लिए ऑडियंसेस से सिंपैथी गार्नर करने की कोशिश नहीं करती। जैसा रियल लाइफ श्रीकांत का कैरेक्टर रहा है वैसे ही इसे पोर्ट्रे करती है। वॉट्स एंड ऑल। फिल्म के सेकेंड हाफ में श्रीकांत के फ्लॉज को भी दिखाया गया है, जिस वजह से उसका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग बन जाता है। कोई भी एक इंसान हमेशा अच्छा नहीं रह सकता, उसमें भी ईर्ष्या, गुस्सा, बदला और अहंकार छुपा होता है, जो सक्सेस पाने पर कभी कभी बाहर आ जाता है। और श्रीकांत को भी ऐसा ही इम्परफेक्ट बताया गया है, जिस वजह से रिलेटेबिलिटी महसूस होती है। श्रीकांत की नॉन विक्टिम मेंटालिटी इंस्पिरेशनल है, इसलिए यह बायोपिक मेरे लिए स्टैंड आउट करती है। वो उन सारी चीज़ों से लड़ता है जिनसे उसकी पर्सनल ग्रोथ को थ्रेट पहुंचता है। वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर तक केस कर देता है। हमारी ज़िंदगी में हम अक्सर छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर खुद पर इम्पोजिशंस डाल देते हैं, जिसको सोच सोच कर हम खुद हमारे ग्रोथ की रुकावट बन जाते हैं। श्रीकांत की स्टोरी हमें इंस्पायर करती है विक्टिम मेंटालिटी से दूर भागने के लिए। लाइफ अनफेयर है और इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इस वजह से हार मानकर बैठना ये सही बात नहीं है। अपनी सिचुएशंस को ब्लेम किए बिना जो इंसान कुछ कर दिखाता है वो महान बन जाता है। श्रीकांत की स्टोरी मुझे एक चाइनीज प्रोवर्ब की याद दिलाती है। He who blames others has a long way to go on his journey. He who blames himself is halfway there. He who blames no one has arrived.
आए दिन हम सोशल मीडिया में गलत इन्फ्लुएंसेस को फॉलो करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं जिनके पास कोई खास टैलेंट नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भले ही ढेर सारी बायोपिक्स बनाई जा रही हो, लेकिन ऐसी बायोपिक्स का बनना ज़रूरी है जिनमें सब्जेक्ट्स को देखकर लाइफ को लेकर हमारी एस्पिरेशंस बढ़े, या फिर इनकी स्टोरी हमारी सोसाइटी की सोच पर अनबायस्ड स्टेटमेंट दें। मैं समझता हूँ सही लोगों पर बायोपिक्स बनाना ये फिल्म मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिना प्रोपेगेंडा फैलाए अगर फिल्म मेकर्स ऐसे इंस्पिरेशनल अनसंग हीरोज़ की स्टोरी बताएं तो मैं समझता हूँ सिनेमा में बायोपिक्स बनना कोई बुरी बात नहीं है। कमेंट्स में बताएं आपकी फेवरेट बायोपिक कौन सी रही है, हॉलीवुड या इंडियन सिनेमा में, और आप किस पर बायोपिक देखना पसंद करेंगे। और अगर आपने श्रीकांत देखी है तो आपको कैसी लगी। तब तक फिल्म्स और फिल्मों से जुड़ी बातों के लिए करें सब्सक्राइब।